हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। आज मैं एक जो टॉपिक लेके आया हूँ, ये 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई के हों, और कॉमर्स के जो भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम होते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आता ही है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे पूरा वीडियो को। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे अत्यधिक मांग, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, और दूसरा टॉपिक है अभावी मांग, जिसको बोलते हैं डिफिसिट डिमांड। पर इसके पहले हम बात करेंगे आपसे पूर्ण रोजगार संतुलन क्या कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। एक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के किस स्तर पर पूर्ण रोजगार होगा, यह निर्धारित करती है कुल यानी समग्र मांग। और कुल यानी जो समग्र मांग होती है आपकी, वो चार चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है उपभोग मांग, एक होता है विनियोग मांग, एक होता है सरकारी व्यय या सरकारी खरीद, और एक होता है शुद्ध निर्यात। ये चार चीजों से मिलकर बनती है कुल या समग्र मांग, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। उपभोग मांग, विनियोग मांग, सरकारी खरीद या सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात। ठीक है ना? कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट इन्वेस्टमेंट, इन चारों चीजों से मिलकर बनती है समग्र या कुल मांग, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब बात करते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन, और एक होता है अल्प रोजगार संतुलन। ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। पूर्ण रोजगार संतुलन जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण रोजगार संतुलन उस दशा को कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं जबकि अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है एवं विनियोग और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं और सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो, उस स्थिति में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति कब बनती है अर्थव्यवस्था में? जब एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग, एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति के बराबर हो, और विनियोग जो भी आपने सेविंग की है और जो भी इन्वेस्ट की हो वो बराबर हो, और अर्थव्यवस्था में जितने भी रिसोर्सेज संसाधनों को उनका सभी का हमने पूरा उपयोग कर लिया गया हो, मतलब हर व्यक्ति के पास काम है, फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अल्प रोजगार संतुलन क्या कहलाता है? देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मजदूर, जो प्रचलित मजदूरी दर चल रही है बाजार में, उस पर काम तो वो करना चाहता है पर उसको काम मिलता नहीं है, उसको बोलते हैं अल्प रोजगार संतुलन। जब सभी व्यक्ति को कार्य मिलता है तो पूर्ण रोजगार, जब कुछ लोगों को कार्य नहीं मिलता है तो अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। आगे अब जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम आते हैं, एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड। सबसे पहले अत्यधिक मांग। अत्यधिक मांग पर हम आपसे बात करें, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं आय का संतुलन, जब किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी देश की इकोनॉमी होती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट और इनकम का बैलेंस उस पॉइंट पर होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो, वहां पर रोजगार और आय का संतुलन स्थापित हो जाता है। पर यह जरूरी नहीं होता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमेशा बराबर ही हो सकता है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो सकता है एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो। तो देखिए, जब बाजार में, जब अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, उस स्थिति को बोलते हैं एक्सेस
डिमांड। जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो उसको बोला जाता है अत्यधिक यानी कि एक्सेस डिमांड। उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए जब किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की मांग की जाती है। कितने करोड़ की मांग की? 100 करोड़ की मांग है। एक निश्चित समय में किसी भी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की मांग है, पर सिर्फ सप्लाई हो पाई 80 करोड़। पूर्ति कितने की हो पाई? 80 करोड़। मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो ये स्थिति कौन सी कहलाती है? ये अत्यधिक मांग, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसका अपोजिट देखिए, एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। इसका अपोजिट, जब किसी एक निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की तो मांग है, डिमांड है, और सप्लाई कितने की है? 120 करोड़ की। एक निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की मांग है और पूर्ति हो गई 120 करोड़ रुपए की, तो ये एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। इस कंडीशन को बोलते हैं अभावी मांग, डिफिशिट डिमांड। बिल्कुल आसान तरीके से करना है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कम, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा, समग्र मांग कम, समग्र पूर्ति ज्यादा, तो अभावी मांग होते हैं। अब इनके हमें कारण पढ़ना है भैया। कॉजेस क्या होते हैं? ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण बाजार में एक्सेस डिमांड की कंडीशन निर्मित होती है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन बनती है? बिल्कुल सरल शब्दों में सुनेंगे सभी लोग मेरी बात को। 4 हेडिंग। जब सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि की जाती है। सार्वजनिक व्यय क्या होते हैं? जब सरकार देश की जनता के लिए सड़क, नदियों पर पुल बनाती है, सड़क बनाती है, रेलवे की पटरियां बिछाती है, सरकारी स्कूल खोलती है, सरकारी कॉलेज खोलती है, अस्पताल बनाती है। जब सरकार सार्वजनिक व्ययों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करती है, मतलब सरकारी खर्चों में सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, उसके कारण अत्यधिक डिमांड बाजार में निर्मित होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ छोटे छोटे सब, थोड़ा देखिए। सरकारी व्ययों में वृद्धि, जिसके कारण क्या होता है? एक्सेस डिमांड होता है। करों में कमी, सरकार क्या करती है? यदि कम दर से कर लगाती है तो भी एक्सेस डिमांड होगी आपकी। आगे क्या है? साख सुविधाओं में वृद्धि, ज्यादा साख सुविधाएं, क्रेडिट की सुविधाएं देती है तो भी एक्सेस डिमांड का जन्म होता है। और निर्यात मांग में वृद्धि, निर्यात मांग में वृद्धि। ये मैं लिख के क्यों बता रहा हूं, उसका एक कारण है लिख के बताने का, कंपैरिजन हो जाएगा। क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेस क्या होते हैं? एक्सेस डिमांड किन कारणों से होती है? सरकारी व्ययों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। करों में कमी, जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो कम कलेक्शन हो। साख सुविधाओं में वृद्धि, जो सरकार क्रेडिट की सुविधाएं या बैंक क्रेडिट की सुविधाएं दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो। और निर्यात मांग में वृद्धि। इन कारणों से एक्सेस डिमांड अर्थव्यवस्था में आती है। इसका अपोजिट डिफिसिट डिमांड कब आती है, किन कारणों से आती है? देखिए ये कारण इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। पहला, सरकारी व्ययों में यदि कमी होती है, पहला कारण। दूसरा, करों में वृद्धि। तीसरा, साख सुविधाओं में कमी। चौथा, निर्यात मांग में कमी। देखिए, सरकारी व्ययों में वृद्धि, सरकारी व्ययों में कमी, करों में कमी, करों में वृद्धि, साख सुविधाओं में वृद्धि, साख सुविधाओं में कमी, निर्यात मांग में वृद्धि, निर्यात मांग में कमी। ये इसलिए मैंने लिख के बताया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने लिख के इसीलिए बताया क्योंकि आपको दोनों टॉपिक याद करने की आवश्यकता नहीं, आप ये टॉपिक याद कर लीजिएगा। जैसे मैं रिपीट करता हूं, सुनिए। जब किसी अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, उस स्थिति में अर्थव्यवस्था में कौन सी डिमांड आती है? अत्यधिक मांग का जन्म होता है, एक्सेस डिमांड। किन कारणों से होती है? सरकारी व्ययों में वृद्धि होती है यदि, करों में कमी होती है, साख सुविधाओं में वृद्धि और निर्यात मांग में वृद्धि। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये पूरा आप लोग एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि भैया जो एक्सेस डिमांड है ये तो कारण हो गए, अब इसको सही कैसे किया जाए?
या जो डिफिसिट डिमांड है इन कारणों से होती है, उसको सही क्या किया जाए, सही करने के उपाय हैं। सही करने के जो उपाय होते हैं वो कई बार आप राजकोषीय उपाय होते हैं, फिजिकल तरीकों से सजेशन होते हैं, कुछ मौद्रिक उपाय होते हैं, मॉनेटरी सजेशन होते हैं, कुछ अन्य उपाय होते हैं। सरल तरीका बिल्कुल। एक्सेस डिमांड का पहला कारण क्या है, सरकारी व्ययों में वृद्धि। तो आप सरकारी व्ययों में कमी कर दीजिए, एक्सेस डिमांड सही हो जाएगी। करों में कमी, सरकार ज्यादा टैक्स लगाए, अमीरों पर अधिक दर से टैक्स लगाए, सरकार अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएगी, एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगी। साख सुविधाओं में वृद्धि, तो भैया जो साख सुविधाएं, जो क्रेडिट की रेट्स वगैरह हैं, उनको आप कुछ कम कर दीजिएगा तो एक्सेस डिमांड समाप्त हो जाएगी। निर्यात मांग में जो वृद्धि है तो निर्यात मांग में कमी कर दीजिएगा, एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगी। इसी तरह से ये है जो इसके कॉजेज हैं, सरकारी व्ययों में कमी तो सरकारी व्ययों में वृद्धि कर दीजिए, करों में वृद्धि तो करों में कमी कर दीजिए, साख सुविधाओं में वृद्धि तो साख सुविधाओं में कमी तो वृद्धि कर दीजिए, निर्यात मांग में कमी तो उसमें वृद्धि बना दीजिए। इसको सही करने के लिए एक्सेस बजट बनाया जाता है। इसको सही करने के लिए कौन सा बजट बनाया जाता है, घाटे का बजट यानी कि डिफिसिट बजट बनाया जाता है। लीजिए, मतलब जो कारण होंगे वही उसके क्या हो जाएंगे, सजेशन। सरकारी व्ययों में कमी है तो वृद्धि है तो सरकारी व्ययों में आप क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिएगा। तो बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।